सभी को नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है हिंदी साहित्य का जो आदिकालीन परिवेश है या परिस्थिति जिसे हम कह सकते हैं, पृष्ठभूमि कह सकते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो लगभग 1000 ईस्वी के आसपास आरंभ हुआ था और लगभग 1000 वर्षों का इतिहास है। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो 1000 ईस्वी से आरंभ हुआ था और लगभग 1000 वर्षों का इतिहास है, जिसके अंतर्गत हिंदी साहित्य की गद्य पद्य रचनाएं, मुख्य कवि जो सभी सम्मिलित किए गए हैं। इतिहास लेखन की जो परंपरा है वो गारसा दातासी जी से आरंभ हुई थी। उन्होंने अपना जो इतिहास ग्रंथ है वो फ्रेंच भाषा में लिखा था। उनके बाद धीरे धीरे हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में और फिर हिंदी भाषाओं में इतिहास ग्रंथ है वो अधिकाधिक लिखे जाने लगे। तो इस तरह से जो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है और ये आदिकाल की जो पृष्ठभूमि है कि कोई भी साहित्य है उसको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले उस समय की पृष्ठभूमियों का ज्ञान होना आवश्यक है। आज हम बात करते हैं आदिकालीन परिवेश की, पृष्ठभूमि की, ऐतिहासिक परिवेश की बात करते हैं। आज हम भारतीय इतिहास का यह युग राजनीतिक दृष्टि से एवं ऐतिहासिक दृष्टि से गृह कलह से क्या तात्पर्य है कि घर के अंदर कलह यानी कि झगड़ा। घर कौन सा, यानी कि जो हिंदुस्तान है इसके अंदर क्या है कि विभिन्न जो प्रांत है वो आपस में झगड़ते थे। पराजय एवं अव्यवस्था का काल है। जो आदिकालीन है ये पराजय एवं अव्यवस्था का काल रहा है। एक ओर तो इस युग का क्षितिज विदेशी आक्रमणों के भयावह मेघों से आच्छादित रहा और दूसरी ओर रजवाड़ों की पारस्परिक भीतरी कलह घुन की तरह से खोखला करती रही। कहने का भाव क्या है, एक तरफ तो बाहरी आक्रमण हो रहे थे और दूसरी तरफ जो भीतरी कलह है, भीतरी कलह यानी कि राज्य है वो एक दूसरे राज्य से लड़ रहे थे। तो इस तरह से बड़ी ही विकट परिस्थिति रही थी। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भारत की संगठित सत्ता चूर चूर हो गई। यानी कि राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो भारत की जो एक विशाल साम्राज्य था ये बिल्कुल खंड खंड में विभाजित होने लगा और यहाँ पर एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। 8वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास की राजनीतिक परिस्थिति हिंदू सत्ता के विकास की कहानी है। 11वीं-12वीं शताब्दी में दिल्ली में तोमर, अजमेर में चौहान, कन्नौज में गढ़ वालों के शक्तिशाली राज्य है वो स्थापित हो चुके थे। 1150 ईस्वी में अजमेर के बीसल देव चौहान ने तोमरों से दिल्ली से हिमालय तक अपना प्रभुत्व है वो कायम कर लिया था। दूसरी तरफ यवन शक्तियों के आक्रमण का प्रभाव भी मुख्यतः पश्चिम एवं मध्य प्रदेश पर ही पड़ा था। इस क्षेत्र की जनता युद्धों तथा अधिकारियों के अत्याचारों से पीड़ित थी। अब देखिए, अगर इस तरह के गृह कलह के कारण भी परस्पर जो प्रांत हैं वो लड़ रहे हैं, बाहर से भी आक्रमण हो रहे हैं, तो जनता सुखी थोड़ी होगी। जनता है वो इन अधिकारियों से, इन युद्धों से परेशान हो चुकी थी। इसी क्षेत्र में हिंदी भाषा का क्या है कि विकास हो रहा था। यानी कि इसी माहौल में हिंदी भाषा है वो धीरे धीरे विकसित होने का प्रयास कर रही थी। इस प्रकार इस काल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण तथा युद्धों के प्रभावों की मनस्थिति का ही परिणाम रहा है। आदिकालीन युग में चारों तरफ युद्धों का ही बोलबाला था, इसलिए जीवन में कहीं भी संतुलन और शांति के दर्शन नहीं होते। इसी समय मोहम्मद गौरी ने भारत जीतने की लालसा से भारत पर अनेक आक्रमण किए। मोहम्मद गौरी ने भारत को जीतने की लालसा से भारत पर अनेक आक्रमण किए। पृथ्वीराज चौहान उस समय अजमेर का शक्तिशाली राजा था, परंतु विदेशी आक्रमण के प्रति विशेष जागरूक नहीं था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कन्नौज के राजा जयचंद के षड्यंत्र में फंसकर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के हाथों पराजित हुआ और मारा गया था। जयचंद और परमर्दी देव आदि शासकों की पारस्परिक लड़ाइयाँ अंतहीन कथाएं बनती चली गई और अंत में दोनों का ही पतन हुआ। दिल्ली में तुर्क सल्तनत की स्थापना हो चुकी थी और धीरे धीरे इसका विकास और विस्तार है वो पूरे भारत में होता चला गया। अराजकता, गृह कलह, विद्रोह, आक्रमण और युद्ध के वातावरण में यदि एक कवि आध्यात्मिक जीवन की बातें करता था तो दूसरा मरते मरते भी जीवन रस भोगना चाहता था। कह सकते हैं कि कवियों की अलग अलग धारणाएं हैं वो प्रचलित होने लगी। और एक कवि ऐसा भी था जो तलवार के गीत गाकर गर्व से जीना चाहता था। यद्यपि इस युग में विरोध करने वाले भी सर्वत्र थे, परंतु फिर भी मुस्लिम ध्वज प्राय समस्त उत्तरी भारत में फहराने लगा। आदिकाल के इस युद्ध से प्रभावित
जो जीवन था उसमें कहीं भी कोई संतुलन नहीं बन रहा था। अराजकता, गृह कलह, विद्रोह, आक्रमण और युद्ध के वातावरण में सर्वत्र मारकाट का तांडव है वो फैल चुका था। इस काल की विचित्र देन है जिसके फलस्वरूप यदि एक और स्त्री भोग, हठ योग से लेकर आध्यात्मिक पलायन और उपदेशों तक का साहित्य एक ओर लिखा गया, तो दूसरी ओर ईश्वर की लोक कल्याणकारी सत्ता में विश्वास करने, लड़ते लड़ते जीने और संसार को सरस बनाने की भावना भी साहित्य रचना के मूल में सन्निहित हुई। यानी कि कहने का भाव क्या है कि एक तरफ तो सिद्धनाथ जैन कवियों की काव्यधारा चल पड़ी जो धार्मिकता से संबंधित थी, एक और चारण कवि है वो वीर गाथाएँ लिखने में व्यस्त हुए, आश्रयदाताओं की प्रशंसा करने में व्यस्त हुए। ठीक है, तो इस तरह से जो गृह कलह और बाहरी आक्रमणों को लेकर जो परिस्थितियाँ बनी हुई थी उसमें इस तरह का वीर और धर्म से संबंधित जो काव्य है वो लिखा गया। कुछ लौकिक काव्य भी हमें प्राप्त होता है। धन्यवाद।